जय हिंद। ये आपका है छठा पार्ट, 10th का। क्या चल रहा है भाई? 10th है ना। 10th का आपका है 6 पार्ट। ठीक है, हमने अभिक्रिया पढ़ रहे थे, रसायन शास्त्र का, यानी केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो अभिक्रिया हमने कुछ अभिक्रिया देखे थे, कुछ और अभी बाकी है। ठीक है, तो हम लोग कितनी अभिक्रिया देख लें, बहुत ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया अभी तक सबसे पहली नंबर पे पढ़े थे अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया, है ना। क्या? संयोजन अभिक्रिया, ये पढ़े थे। ठीक है, आपको इसमें जैसा याद दिला देते हैं कि ये होता है 3 तरह का होता है। क्या होता है? ये होता है 3 तरह का होता है। ठीक है, 3 तरह का। पहला क्या होता है कि पहला एक तत्व है, यानी 2 तत्व। पहले क्या होती है? पहला जो होता है ये 2 है ना, ये कितने तरह का? ये 3 तरह का भी होता है। ठीक है, देखिए, यानी 2 तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, 2 तत्व मिलके, 2 तत्व जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गए, ठीक है ना। उसी तरह से कार्बन मिल गए, ऑक्सीजन मिल गए, वो हो गया 2 तरह के तत्व। ठीक है, और 2 तरह के तत्व यानी मिलते हैं, उसमें क्या बनता है? जैसे है ना, हाइड्रोजन मिल गया, सल्फर मिल गया, तो 2 तरह के अलग अलग तत्व हैं। तो ये सब ऐसी अभिक्रिया जो संयोजन मतलब होता है मिलना। क्या होता है? मिलना, दोस्ती करना। ठीक है, एक और था कि एक तत्व, क्या था? एक तत्व है ना, एक तत्व और एक यौगिक में अभिक्रिया हो रहा था। यही ना हो रहा था भाई, एक यौगिक में। तो इसमें क्या हो रहा था कि एक तत्व और यौगिक, जैसे आप ले लिए, है ना। क्या है ना, जैसे मान लो, देखो, जैसे एक तत्व क्या हो गया, जैसे है ना, देखो, जैसे है ना H2SO4, है ना। जैसे मान लो क्लोरीन है ना। क्लोरीन को आप करा दीजिएगा अभिक्रिया, अगर करा दीजिएगा ऑक्सीजन से, है ना, ऑक्सीजन से, तो एक क्या कर लेगा? ये दोनों अभिक्रिया करके, क्योंकि एक यौगिक है, एक है तत्व है ना, तो इसको अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन का हटा देगा और ये दोनों जल बन जाएगा। ठीक है, तो एक तत्व और एक यौगिक था। एक था, दूसरी तरफ से ये संयोजन था कि जो 2 यौगिक थे। क्या थे? 2 यौगिक मिलके, है ना, 2 यौगिक मिलके बनते थे, 2 यौगिक है ना, 2 यौगिक मिलके अभिक्रिया कर रहे थे। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया था। ठीक है, अब थे वियोजन, क्योंकि दूसरा पे क्या आता है? वियोजन आता है। वियोजन, है ना, वियोजन अभिक्रिया उसे बोलते हैं जो, है ना, एक बड़ा यौगिक और छोटे छोटे टुकड़ों में अलग हो जाता है, उससे वियोजन बोलते हैं। जैसे दोस्ती टूट गया तो वियोजन उसे बोलेंगे। तो वियोजन भी होता है 3 तरह का। क्या होता है? 3 तरह का वियोजन होता है भाई। पहला वियोजन जो होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं, है ना, एकल डिस्प्लेसमेंट, यानी एकल विस्थापन। क्या था? विस्थापन। इसमें क्या था कि जो शक्तिशाली, जो ज़्यादा ताकतवर तत्व है, वो कमज़ोर को हटा देता था। क्या करता था? कमज़ोर को हटा देता था। जैसे अगर मान लीजिएगा ना, लोहा को आप कराइएगा CuSO4 से अगर अभिक्रिया कराएगा तो इस Cu को हटा देगा, है ना, क्योंकि आपको एक ट्रिक भी बताए थे, है ना, वो आपको शायद याद होना चाहिए। ठीक है, इसको से क्यों ये हटा देगा? क्योंकि लोहा एक स्ट्रॉन्ग तत्व है ना, एक क्या है, क्रियाशील तत्व है, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने में ये ज़्यादा माहिर है। इसी वजह बेचारा कि कमज़ोर है, लड़ाई झगड़ा कम करता है, ऐसे भी सीधा आदमी के सब कोई जरा सा इसको हटा देता है। ठीक है, हटा देता है। एक था एकल विस्थापन। दूसरा जो था वो द्विविस्थापन। क्या था? द्विविस्थापन, या उसी को बोलते हैं उभय विस्थापन, है ना। द्विविस्थापन बोलते हैं इसे, या इसी को बोलते हैं उभय, है ना, उभय विस्थापन। इसमें क्या होता है? क्या होता है कि देख भाई, तू ताकतवर है तो हमारा हटा देता है, हमारे वाली के तुरंत रख रहता है। तो अब ऐसा करो ना कि तू अपना वाली के दे दो हमरा, और हमारे वाली के रख लो तू, ऐसे करता था, है ना। तो ये होता है द्विविस्थापन। जैसे HCl, है ना, अभिक्रिया कर लेगा, है ना, कुछ और से, जैसे मान लो अभिक्रिया कराया, क्या कर इसको कर लिया CO2 से, है ना, अभिक्रिया कर लेगा, तो ये दोनों में आपस चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे? दोनों में चेंज कर लेंगे, है ना। ये होती है आपस में क्या करेंगे? दोनों चेंज कर लेंगे। ये होती है द्विविस्थापन। एक विस्थापन होता है वैद्युत विस्थापन होता था। क्या था? वैद्युत विस्थापन। वैद्युत अपघटन होता था। क्या था? अपघटन, है ना। वैद्युत अपघटन मतलब कि अगर ये अलग नहीं होगा तो इसको करंट देख के इसको अलग कर रहे थे, है ना, यानी NaCl को ये अलग करने के लिए, है ना, यानी सोडियम अलग हो जा रहा था और
क्लोरीन अलग हो जा रहा था, तो एक करंट देके इसको अलग अलग किया गया, ठीक है। तो ये 3 तरह का कौन था, यानी वियोजन अभिक्रिया 3 तरह का होता है, ठीक है। तीसरी अभिक्रिया जो था वो था अवक्षेपण, है ना, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या था, अवक्षेपण अभिक्रिया, समझे। तीसरी तरह का अभिक्रिया था अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में होता था कि वो जब अभिक्रिया होता है तो ढेला की तरह बनता है। जैसे दूध में जोरन डालिएगा तो वो दूध बन जाता है, दही बन जाता है, और दही एक ठोस पदार्थ के रूप में होता है जो कि जाके नीचे तलिए में बैठ जाता है, बाकी पानी ऊपर हो गया। उसी तरह से अगर दूध को अगर फाड़ना अगर होता है तो उसको दूध जैसे पनीर बनता है, तो पनीर कैसे एक ठोस के रूप में अलग हो जाता है, ठीक है ना, और तो पानी ऊपर होता है, तो उससे बोलते हैं अवक्षेपण, ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया होता है। इसके बाद अभिक्रिया चौथी अभिक्रिया था उदासीनीकरण। क्या था, उदासीनीकरण, है ना, उदासीनीकरण मतलब इसमें अम्ल, है ना, अम्ल प्लस भस्म, है ना, भस्म जब अभिक्रिया करेंगे तो ये बना लेगा उदासीन, है ना, उदासीन बना लेगा। उदासीन मतलब होता है लवण। लवण मतलब क्या होता है, उदासीन को बोलते हैं लवण ही बोलते हैं, लवण, ठीक है, लवण ऐसा होता है, ठीक है, लवण होता है। लवण मिस कह सकते हैं कि जो देखो अम्ल मतलब होता है खट्टा, भस्म मतलब होता है कड़वा। जैसे खट्टा, नींबू खट्टा होती है ना, अचार वगैरह खट्टा होती है। अगर दाल, अगर जैसे सुबह दाल बना, शाम को अगर गर्मी के समय में शाम को दाल खाइए तो खट्टा होती है। जैसे दही खट्टा होती है तो वो होती है अम्ल होती है, ठीक है, कड़वा। जैसे करेला आप खाते हैं तो करेला जो होती है कड़वा होती है। नीम आप कभी कभी खाए होंगे, है ना, नीम के पत्ता, ये एक होती है खुंड साफी जैसे बोलते हैं, वो नीम से बना होता है तो वो कड़वा होता है कि नहीं। तो वो सब जो चीज़ होते हैं वो सब कड़वा होती है। तो जब खट्टा और कड़वा जब मिलता है तो बन जाता है उदासीन। जैसे नमक बनता है, नमक का कोई स्वाद नहीं उसका, है ना, तो वो उदासीन बन जाता है, ठीक है। तो ये 4 तरह का। पाँचवा और है ना, पाँचवा अभिक्रिया और है, इसको जरा से लिख लीजिए। चलो देखो पाँचवा अभिक्रिया और लिख देता हूँ। ठीक है, चौथा हो गया पाँचवा अभिक्रिया। तो पाँचवा अभिक्रिया क्या है, प्रकाश, है ना, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, है ना, क्या है, अभिक्रिया। यानी ये तो प्रकाश में होता है रसायन, ये प्रकाश में क्या होता है, अभिक्रिया होता है। जैसे हाइड्रोजन को, अगर हाइड्रोजन को आप रख दीजिए क्लोरीन में, क्या कीजिए, क्लोरीन में हाइड्रोजन को, यानी सल्फर को, है ना, सल्फर को अगर आप रख देते हैं सल्फर और हाइड्रोजन को अगर किसी चीज़ में मिला के अगर रख दीजिएगा, सल्फर और हाइड्रोजन को मिला के अगर रख दीजिएगा किसी चीज़ में, तो वो कोई अभिक्रिया नहीं। जैसे अंधार में, सॉरी क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन और सल्फर को अगर मिला के इसे रख दीजिएगा अंधेरा में, जहाँ पर लाइट नहीं होती है, वहाँ पे अगर रख दीजिएगा तो यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं करेगी। जैसे इस पे लाइट पड़ेगा, है ना, तो ये क्या करेगा, अभिक्रिया बनेगा, है ना, H2S बना लेगा, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेगा। ये क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा। उसी तरह से जैसे कि पेड़ पौधों भी अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में। जैसे क्या करते हैं, वो कार्बन लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, CO2 लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, तो वो लेते हैं जैसे हम लोग CO2 छोड़े, है ना। जितनी जानवर है वो सब गैस अगर बाहर निकालता है अपनी नाक के द्वारा तो वो CO2 छोड़ता है, ठीक है। अब CO2 ले लिया वायुमंडल में, क्योंकि हम लोग छोड़े यहाँ पे तो CO2 यहाँ पे फैल गया, ऑक्सीजन अंदर ले लिए, ठीक है ना, हो गया। फिर यहाँ पे क्या होती है, जल ले लेता है वो कहाँ से जल लेता है, तो जल लेता है ज़मीन से, है ना, ज़मीन से जल लेता है, और ये अभिक्रिया करा के अपनी भोजन बनाता है C6H12O6, है ना, प्लस 6O2, इतना बनाता है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन बनाता है पेड़ पौधों। तो ये सब जो अभिक्रिया होती है प्रकाश में, अगर सूरज की अगर लाइट है तब होगी, नहीं अगर लाइट है तो अभिक्रिया ये नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए इससे बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो ये था कितनी, पाँचवा अभिक्रिया था। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे छठा पे एक था ऑक्सीकरण,
है ना, ऑक्सीकरण होती है, और एक होती है 7वां पे होती है अवकरण। देखो 7वां अवकरण, है ना, ठीक है, अवकरण। इससे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसी को एक और नाम बोलते हैं अबकारक, है ना, अबकारक। इसको बोलते हैं ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, है ना, ऑक्सीकारक। देखो ऑक्सीकरण, अवकरण, करण करण यहाँ पे सेम है, ठीक है। अब क्या है, अबकारक, ऑक्सीकारक। देखो ऑक्सी दोनों साइड अपोजिट है, ऑक्सी जो है जो दोनों साइड अपोजिट में, यहाँ भी ऑक्सी है और यहाँ भी ऑक्सी है, लेकिन ये है ऑक्सीकरण और यहाँ पे क्या है ऑक्सीकारक। यहाँ पे देखो अवकरण, यहाँ पे है अबकारक, है ना। तो अबकारक है ना, अब जो है वो दोनों साइड अपोजिट है, और ऑक्सी भी अपोजिट, यानी दोनों साइड उल्टा में है, ठीक है। चलो, ऑक्सीकरण मतलब होता है कि ऑक्सीजन को जुड़ना, है ना। ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ना, ऑक्सीजन को जुड़ना। और अवकरण मतलब होता है कि ऑक्सीजन को हटाना, है ना, ऑक्सीजन को हटाना, समझे। अब यहाँ पे एक ऑक्सीकरण, या तो हाइड्रोजन भी अगर हट जाता है, अब क्या होता है, हाइड्रोजन को हटाना। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन अगर हट रहा है, लतिया रहा है, हाइड्रोजन को हटा दे रहा है, तब उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे, समझे। या तो यहाँ पे अब जब हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को जुड़ना, है ना, जुड़ना। अगर ये दोनों होती है तो इससे बोलेंगे ऑक्सीकरण और अवकरण। अगर ऑक्सीजन कोई वस्तु को ले रहा है तब वहाँ तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अगर कोई वस्तु ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को हटा दे रहा है तो भी हो जाएगा ऑक्सीकरण होगा। कोई वस्तु अगर है ऑक्सीजन को हटा दे रहा है तो अवकरण होगा, और हाइड्रोजन को ग्रहण कर ले रहा है तो हो जाएगा ऑक्सीकारक हो गया, ठीक है। तो ये अभिक्रिया हमने देख लिया था। इसको कुछ ऑक्सीकरण को हम लोग अपने दैनिक जीवन में हम भी कुछ इससे उपयोग करते हैं, ठीक है। चलो देखो, ऑक्सीकरण हम लोग पढ़ेंगे, ये सब अभिक्रिया बाकी सब पढ़ लेंगे, है ना। आपको ऑक्सीकरण चल ही रहा था। देखो, है ना, छठा पे चल रहा था, है ना, और 7वां पे। छठा पे था ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो गया, है ना, और यह हो गया अवकरण। यार अवकरण लिखा ना, ठीक है, अवकरण। अब देखो यहाँ पे इसका हम लोग क्या देते हैं, एक एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे जिंक, है ना, जिंक ऑक्साइड को अभिक्रिया कराते हैं कार्बन से। जिंक ऑक्साइड को अभिक्रिया अगर कार्बन से करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो क्या बना जाएगा, ये बना लेगा जिंक, है ना, जिंक अलग हो जाएगी, और CO2 क्या हो जाएगा, बन जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्बन, है ना, और ये CO2 बन गया, है ना। कार्बन कितना है, 2 है, ठीक है। ये क्या होगा, बन जाएगा, है ना, ये बनता है ना, जिंक ऑक्साइड को, और ये बन जाएगा CO बनता है, कार्बन बनेगा ना, CO बनता है, ठीक है, CO बन जाएगा, क्योंकि 2 नहीं यहाँ पे, ठीक है, अभिक्रिया में ए नहीं है, तो ये बन जाएगा CO बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अभी हम जस्ट बोले कि ऑक्सीजन को जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जोड़ना, देखो यहाँ से देखना, यहाँ से इस जगह से और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। जब ऑक्सीजन इस जगह से हटता है तो बोलते हैं ऑक्सीजन को लतियाना, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवकरण। तो क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है अवकरण, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जिस जगह पे ऑक्सीजन जुटता है उस जगह पे बोलते हैं ऑक्सीकरण, है ना, ऑक्सीकरण, ठीक है। ऊपर में देखो, यानी जिंक के साथ में हो रहा है अवकरण, जिंक के साथ हो रहा है अवकरण, लेकिन कार्बन के साथ में हो रहा है ऑक्सीकरण, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए क्या बोला गया है, ऑक्सीकरण। और कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ के इसको सड़ा देगा, कार्बन क्या कर देगा, सड़ा देगा, ठीक है। इसी तरह से एक और आप अभिक्रिया ले लीजिए, जैसे, है ना, ले लेते हैं हाइड्रोजन को, ले लेते हैं प्लस सल्फर को, है ना। तो यहाँ पे लेते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन को ले लो, ठीक है, क्लोरीन को। तब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन को।
तो ये बन जाएगा यही ना, सॉरी, हाइड्रोजन सल्फाइड को क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे। जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे बन जाएगा हाइड्रोजन यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कितना है 2 बनेगा, प्लस क्या होगा सल्फर बाहर निकल जाएगा, है ना, सल्फर बाहर होगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि अभी जस्ट बताएं कि इस जगह से लेके, अगर हम बात करते हैं इस जगह से लेके यहाँ तक, क्योंकि यही ना अलग हो रहा है, अलग कहाँ रहा है, ये अलग हो रहा है हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से अलग यानी हाइड्रोजन का लतियाना क्या कहलाता है, अभी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन का लतियाना भी उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण बोलते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन को ग्रहण करना उसे बोलते हैं अवकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवकरण, अवकरण। अब देखो यहाँ पे अवकरण और ऑक्सीकरण, अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों साथ में हो रहा है, यानी एक ही अभिक्रिया में दोनों हो रहा है। इसी को बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स, है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि दोनों साथ में होती है। क्या होती है, दोनों, यानी ऑक्सीकरण है ना अभिक्रिया, क्योंकि दोनों साथ में हो रहा है, ठीक है। इससे भी रेडॉक्स अभिक्रिया करें, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों साथ हो रहा है, ऑक्सीकरण और अभिकरण एक ही अभिक्रिया में हो रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, रेडॉक्स अभिकरण, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो ऑक्सीकरण और अवकरण को हम लोग अपनी दैनिक जीवन में भी कुछ इसे होती है, ज़रूरत होती है ना, ये बहुत हम लोग का दैनिक जीवन में भी बहुत तंग करता है ना, बहुत तांडव करता है, ठीक है। तो क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसा चीज़ है ना कि हम लोग के पास रहता है, और जहाँ पे रहेगा वो कुछ ना कुछ को सड़ा देगा, गला देगा, खराब कर देगा, है ना। देखो यानी अब पढ़ते हैं जरा सा, दैनिक जीवन में, दैनिक, है ना, दैनिक जीवन, दैनिक जीवन में, है ना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण तथा, है ना, अवकरण, अवकरण का उपयोग, है ना, ऑक्सीकरण तथा अवकरण का, अवकरण, अवकरण, है ना, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण तथा अवकरण का, है ना, का प्रयोग कह सकते हैं, ठीक है, प्रयोग। देखो ऑक्सीकरण और अवकरण पहला जो होती है, पहला हमारे दैनिक जीवन में क्या होती है कि भोजन का पचना। ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीजन को जुड़ना, ऑक्सीजन को जुड़ना, यानी तो पहला जो हम हो सकते हैं उसे बोल सकते हैं भोजन को पचना, यानी ऑक्सीकरण होने से भोजन का पचना, है ना। अगर ऑक्सीकरण अगर नहीं होगा, हम लोग जैसे खाना खाते हैं तो खाना खा लिए, खाना खाने के बाद खाना में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी भोजन में होता है कार्बो, है ना, कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी इससे बोलते हैं ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज हम लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है, ग्लूकोज, इंग्लिश में बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है, जैसे खाना खाते हैं, अब चावल का भी खाइएगा, यानी किसी चीज़ जब खाते हैं तो उसमें मीठा की मात्रा होता है, यानी मीठा, यानी ग्लूकोज मतलब होता है मीठा, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब मीठा, जैसे चीनी का मात्रा, है ना। तो चावल खाते हैं तो उसमें चीनी का मात्रा होता है, यानी हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें चीनी का मात्रा होता है। जैसे आप सेब खाइएगा तो सेब मीठा लगता है, केला खाइएगा मीठा लगता है, आम खाइएगा मीठा लगता है, तो इसमें मीठा जो है वही है, क्या है, ग्लूकोज है। तो वही हम लोग को जो ग्लूकोज जो होता है खाना खाते हैं, वो ग्लूकोज डायरेक्ट हम लोग का नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो जब अभिक्रिया जब जाती है हमारे शरीर में जाती है, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अब यहाँ पे जाएगा ऑक्सीकरण, क्या होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि जब खाना हम लोग भोजन करते हैं, मुँह से भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद पेट में गया, पेट के बाद छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में, बड़ी आंत से जब वहाँ पे एक बिलाई रखी कि रस बनती है, क्योंकि जो भी खाना बनता है वो सब रस हो जाता है ना, तो रस खींच के फिर हमारे शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया होती है, तब हम लोग का भोजन जो बनता है वो ग्लूकोज खाने लायक है, यानी हमारे शरीर को एनर्जी देता है, ठीक है ना। तो भोजन को पचाने में भी किसका काम होता है, ऑक्सीजन का काम करता है, ठीक है ना। देखो भोजन को पचाने में ऑक्सीजन का कोई महत्व नहीं है,
ठीक है, ये जब आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो बताएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन कहीं पे भी आपको नहीं पढ़ना है भोजन को पचाने में। लेकिन जब भोजन, जो पचा हुआ भोजन को उससे ऊर्जा देने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तब हम लोग सांस लेते हैं। समझे कि नहीं समझे? पचा हुआ भोजन को ऊर्जा देने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तब जाके वहाँ पे हम लोग का ऊर्जा मिलता है, ठीक है, समझे? दूसरी बात क्या होती है ना, भोजन को दुर्गंध होना। हम लोग क्या करते हैं, भोजन है ना, भोजन का दुर्गंध है ना, दुर्गंध होना, ठीक है, यानी क्या होना, भोजन क्या होता है, दुर्गंध देने लगता है। तो दुर्गंध देने लगता है क्योंकि जैसे हम लोग खाना सुबह सुबह बना रहे हैं, तो सुबह सुबह जब खाना बनता है तो वहाँ पे गर्म खाना रहता है ना, तो क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ तो मिल ही रहा है, क्योंकि खुले हवा में क्या है, ऑक्सीजन, तो उस भोजन से ऑक्सीजन मिल रहा है, मिलते मिलते मिल रहा है। अभी भोजन गर्म है तो हम लोग खाना खाते हैं तो अच्छा लगता है। वही भोजन जब शाम होता है, जब गर्मी के समय जब ज़्यादा रहता है तो शाम होता है ना, शाम होने के बाद वो ऑक्सीजन उस भोजन के साथ में इतना रिएक्शन कर लेता है कि वो उसको खराब करता है। और वो रिएक्शन करता है किसके साथ, यानी ऑक्सीजन रिएक्शन करता है वसा के साथ। क्या करता है, वसा या तो तेल, है ना, देखो वसा मतलब होता है चर्बी, चर्बी मतलब तेल कह सकते हैं, है ना, खाना बनता है तेल से बनता है, घी हो गया, ये सब जो होते हैं ये सब वसा के रूप हो गए। तो ऑक्सीजन जो अभिक्रिया करता है वो किससे, वसा और तेल से अभिक्रिया करता है, ठीक है ना, तब जाके उसे सड़ा देता है ना, भोजन क्या कहें, भोजन को सड़ा दिया, समझे? तो वो बेसिकली अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन किसके साथ, तो वसा और तेल से, ठीक है ना। तो ये सब हमारे जीवन में काम करता है। अब अगर इसे अब बचाना है कि हमको उसको खाना को नहीं सड़ने दे, है ना, तो इसको ऑक्सीजन यानी क्योंकि ऑक्सीजन ना जाए, उसको ऐसी वस्तु से ढाँक दे, है ना, ताकि हवा उसमें नहीं जाए, तो भोजन सुरक्षित रहेगा। और लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं, जैसे जिसे बोलते हैं कि फ्रिज, है ना, फ्रिज का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि फ्रिज में ठंडा होता है भोजन, है ना, तो वहाँ पे आप क्या, वहाँ पे क्या उसका दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है अच्छे से, ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा पाता, तो भी भोजन क्या होता है, वहाँ पे सुरक्षित रहता है, ठीक है, समझे? ये हो गया। अब तीसरा और भी क्या हमारा तांडव करता है हमारे जीवन में, तो संरक्षण करता है। संरक्षण मतलब होता है जंग लगना। क्या लगना, जंग। अगर ऑक्सीजन मिल गया तो वो जंग लगा देगा, किसी चीज़ को सड़ा देगा, क्योंकि आपको क्या है, यहाँ देखो भोजन भी पच रहा है, भोजन में क्या पचना मतलब सड़ना, है ना, यहाँ पे भी देखो दुर्गंध आना, सड़ा दे रहा है, यहाँ पे देखो जंग लगा दे रहा है, ऑक्सीजन सड़ा दे रहा है। तो कहीं भी ये जब ऑक्सीजन मिलता है तो भोजन यानी किसी चीज़ को सड़ा देगा, है ना। जैसे लोहा को अगर आप बाहर छोड़ दीजिएगा तो जंग लग जाता है, तो वो ऑक्सीजन और पानी के संयोग से होता है वो, ठीक है, तो जंग लग जाता है। और क्या होता है, और दहन होता है। क्या हो गया है, दहन। ये हम लोग का जस्ट आगे पढ़ने वाला दहन होता है। दहन मतलब आग लगना। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगी, इसलिए ऑक्सीजन को होना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे कहीं पे जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो जलेगा नहीं। तो हमारे दैनिक जीवन में ये 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। भोजन का पचना, जो कि ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ी महत्व होती है कि नहीं। दुर्गंध आना, भोजन को दुर्गंध आना, है ना। भोजन का और क्या होता है, संरक्षण, जंग लगना, ये सब किसके कारण होता है, तो ये सब होते हैं ऑक्सीजन के कारण होता है, ठीक है। चलो हो गया, कितना हो गया भाई, 24 चलो है समय, ठीक है ना। चलो अब हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ से दहन के बारे में, क्योंकि दहन आपको पढ़ना है। तो दहन के बारे में पढ़ते हैं। अब आपको अगला टॉपिक है क्या, दहन तथा, है ना, दहन तथा ज्वाला, ठीक है, ज्वाला यानी कम्बशन एंड फ्लेम, ठीक है। अब देखो दहन क्या होता है, दहन, है ना, दहन किसे कहते हैं समझना। दहन उसे कहते हैं कि कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है, उसे दहन कहते हैं। क्या कहते हैं, दहन, कि कोई भी वस्तु, है ना, यानी कोई भी, है ना, किसी वस्तु, चलो लिखो ना, कोई भी, है ना, कोई भी वस्तु
कोई वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उपस्थिति में है ना, जलकर, है ना, जलकर क्या देता है, ऊष्मा देता है, ऊष्मा तथा है ना प्रकाश देता है, है ना, दहन कहलाता है। अब ऊष्मा क्या, जैसे आप जलाए होंगे गोईठा, क्या क्या जलाए होंगे, गोईठा जलाएंगे, तो वो जलने के बाद लाइट देता है कि नहीं, लाइट देता है। और क्या देता है, गर्मी। हम लोग का जब ठंडा का समय क्या कहते हैं, ठंडी के समय में हम लोग जलाते हैं, पुआल जला देते हैं, है ना, लकड़ी जला देते हैं, है ना, प्लास्टिक वगैरह, कागज़ वगैरह जला के उसको हम लोग आग वो सेकते हैं, है कि नहीं। तो वो सेकने के बाद जो जलता है वो लाइट भी देता है। कोई भी वस्तु जब जलता है तो लाइट देता है, दूसरी क्या कहता है, ऊष्मा देता है। तब हम लोग अपनी हाथ को सेकते हैं और ठंड में हम लोग का ऊष्मा लेते हैं। तो कोई भी वस्तु जब जलता है उसी को क्या बोलते हैं, दहन। कि जब कोई वस्तु जलने के बाद, क्योंकि जलेगा तो वो ऑक्सीजन वहाँ पे रहेगा भाई, है ना, तो कोई भी वस्तु जलने के बाद ऊष्मा देता है और प्रकाश देता है, उससे बोलते हैं दहन। ठीक है, क्या देता है, दहन। तो दहन की प्रक्रिया है ना, दहन होती है। अब दहन देखो, दहन क्या होता है, ठीक है, समझ गया। तो दहनशील पदार्थ, जैसा जो पदार्थ जो जलता है ना, दहनशील पदार्थ, दहन है ना, दहनशील, ठीक है, दहनशील पदार्थ क्या होता है, दहनशील पदार्थ। अब क्या होता है, दहनशील पदार्थ, दहनशील पदार्थ होती है और एक होती है अदहनशील, है ना, अदहनशील पदार्थ, है ना। दहनशील मतलब जो वस्तु जो जलता है, जैसे क्या जलेगा, जलता है, लकड़ी जलता है, लकड़ी, कागज, ये जलेगा ना, कपड़ा भी जल जाएगी, कपड़ा, है ना, कपड़ा भी जल जाएगा, ठीक है। और क्या जल सकता है, कागज जल जाएगा, कपड़ा, ना, प्लास्टिक, प्लास्टिक, है ना, और क्या जल, केरोसिन यानी तेल, तेल भी जल जाता है, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, है कि नहीं, ये सब जो तेल है सब जल जाता है। तो जो वस्तु जो जलता है उससे बोलते हैं दहनशील। और जो वस्तु नहीं जलता है, जैसे पत्थर, है ना, पत्थर नहीं जलेगा, है ना, मिट्टी जलता है, ये सब नहीं जलेगा, पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, है ना, और भी बहुत चीज़ है जो नहीं जलेगा, जो नहीं जलता है उससे बोलते हैं अदहनशील। ठीक है, तो पदार्थ होता है दो तरह का होता है, एक होता है यानी दहन पदार्थ, दहनशील पदार्थ होती है जो जल जाती है, अदहनशील पदार्थ जो नहीं जलती है। ठीक है, समझे, नहीं जलते हैं। अब जो जलती है तो वो भाई कैसे जलता है ना, उसको क्या आवश्यकता है, ठीक है ना। तो दहनशील पदार्थ जो जलता है वो जलेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्या जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा, है ना। यानी कह सकते हैं ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति, उपस्थिति में, यहाँ पे ना, उपस्थिति में जलना, ठीक है, जलना, ठीक है। देखो जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या जलता है, जैसे मान लो कार्बन जला दिए, जैसे कार्बन मतलब आप कागज जलेगा तो कार्बन का है, लकड़ी जलेगा तो उसमें भी कार्बन निकलता है, तो जो क्या है, सब में कार्बन है। कार्बन जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो CO2 गैस बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आप जलाइएगा क्या, हाइड्रोजन, सल्फर को, क्या डालेगा, सल्फर को। जब आप सल्फर को जैसे गंधक बोलते हैं तो गंधक भी जल जाता है ऑक्सीजन, यानी कोई भी चीज़ जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। अब क्या होता है, कभी कभी ऑक्सीजन नहीं भी रहता तो भी जल जाता है, क्या नहीं भी रहेगा तो भी जलता है। जैसे ऑक्सीजन, है ना, देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं रहता तो भी, जैसे मैग्नीशियम एक होता है, क्या होता है, मैग्नीशियम अगर है और नाइट्रोजन की अगर उपस्थिति में जला दें, क्योंकि नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन की उपस्थिति में ये जल जाता है और ये बना लेता है मैग्नीशियम, है ना, नाइट्रेट, है ना, नाइट्राइड बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। एक जलता है, जैसे क्या,
मोम, क्या होती है, मोम, है ना, मोम जलता है। तो मोम का सूत्र होता है C25H52, C25H52। इसको अगर आप डाल दीजिएगा क्लोरीन गैस में, किस में डाल दीजिएगा, क्लोरीन गैस में, तो ये भी जल जाता है। और ये जलने के बाद ये बना लेता है, क्या बना लेगा, ये बना लेता है कार्बन, है ना, 26 को कार्बन बना लेगा, प्लस ये बना लेगा HCl बना लेगा, क्या बना लेगा, HCl, कितना, 52 को, 52 HCl बना लेगा, ठीक है ना। और क्या बना देगा, उष्मा देगा, है ना, ये होता है, समझे। यानी दिखाई दे रहा है क्या, इसको ऊपर में लिखता हूँ, हाँ शायद इसको दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसको दिखाई शायद नहीं दे रहा होगा, चलो देखो उसको ऊपर में लिख देता हूँ, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पे क्या होती है, कार्बन की उपस्थिति में जो जलता है, कार्बन की उपस्थिति में जो जलता है उससे बोलते हैं पोषक, है ना, क्या बोलते हैं, पोषक, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो जलता है उससे बोलते हैं पोषक, ठीक है। और जहाँ पे ऑक्सीजन की, देखो क्योंकि पोषक जो होता है वो जलने के लिए सहायता देता है, तो पोषक जो हुआ ये दोनों हुआ, क्योंकि अब क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है ना, तो पोषक हुआ, यहाँ पे भी दोनों पोषक हुआ। क्योंकि पोषक कहने की होती है जो जलने में सहायक होती है उससे बोलते हैं पोषक, ठीक है, क्या बोलते हैं, पोषक। तो नाइट्रोजन भी पोषक है और कार्बन भी पोषक है, क्या बोलते हैं उसे, उससे बोलते हैं पोषक, समझे, उसे क्या बोलते हैं, पोषक बोलेंगे, समझिए। आप पोषक होता है जो जलने में सहायक नहीं करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हें उससे बोलते हैं अपोषक, है ना, अपोषक। यानी अपोषक जो होगा वो होगा CO2 गैस होगा, पोषक होगा ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा और क्लोरीन गैस होगा, है ना, ये सब जो होती है ना पोषक होती है। पोषक जिसे बोलते हैं जो जलने में सहायक देती है, अपोषक मतलब होती है कि जो जलने नहीं देता है। तो देखो क्योंकि हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैस होती है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपकी ऐसे भी कोई दोस्त होंगे जो कि आपको 3 तरह के दोस्त होंगे, देखो कैसे। पहला तो आप है, चलो मान लो आपको किसी से लड़ाई हो गया, तो लड़ाई हो गया तो आप तो लड़ रहे हैं, है कि नहीं, लड़ रहे हैं, तो वो मान के चलो कि आप कार्बन, एक ऑक्सीजन है, क्योंकि आप उस भाग ले रहे हैं लड़ाई में, ठीक है, लड़ाई में आप भाग ले रहे हैं, फटाफटी कर लीजिएगा, है ना, लड़ाई हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, लड़ाई करने के बाद खत्म हो गया वो। अब क्या होता है, अब कोई ऐसा आपको दोस्त होगा कि आपको उसका आगा कि अरे देखना तोरा बात वैसे बोले थे, है ना, तुमको ऐसे बोल रहा है ना, देख तुमको ये कर दे रहा है, ऐसा कर रहा है ना। तो एक होता है उस काने वाला होता है, और एक होता है कि एक ऐसा दोस्त होता है कि उसको हमेशा के लिए मना करता है कि मारेंगे दूध, अब गधा कहीं की लड़ाई कर रहा है ना, चलो बोल देता, बोल दिया, अब होगी लड़ाई, कर लिया एक बार, खत्म करो उस चीज़ को। तो यानी दो तरह का आपके पास दोस्त होंगे, एक होगा जो आपको सुलगाएगा लड़ने के लिए, और एक होगा उसको आपको मना करेगा कि लड़ाई भाई मत करो, है ना, दोस्ती है, चलो दोस्ती में लड़ाई होगा, कभी कभी हो जाता है ना, लेकिन आप दोस्ती बना लो, है, ऐसे होते हैं। तो जो देखो नाइट्रोजन जो है ना, ये गधा ऐसे सुलगाता है, देखो नाइट्रोजन आग लगने के लिए सुलगाता है, लेकिन ये भी देखो आग लगने भी नहीं देता है ना। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहे, नाइट्रोजन अगर हम लोग के पास नहीं रहेगा तो आग लग जाएगी, लेकिन ये कुछ मात्रा ऐसी होती है जो ऑक्सीजन जैसा सुलगाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ऐसी गैस है कि वो आग लगने ही नहीं देगा, जहाँ पे आग अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर रह गया तो वो आग नहीं लगने देगा, है ना, आग लगेगा ही नहीं। और एक ऑक्सीजन ऐसा है कि जहाँ पे आग जरा से जैसे सलाई आप बार दिए तो फट से आग पकड़ लेती है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हर जगह रहती है, इसलिए ऑक्सीजन सलाई आग लग जाती है। कार्बन वहाँ पे ज़्यादा मात्रा है, इसीलिए कार्बन आग को उतना कंट्रोल नहीं कर पाता है। नाइट्रोजन भी कम है, इसलिए इसको सुलगाता है, समझे। तो आग लगने की यानी पोषक होता है जो आग लगने में सहायक होती है, अपोषक होता है तो आग को नहीं लगने देता है, ठीक है, ये हो गया, समझ गए। आप देखते हैं, है ना, हो गया, चलो, है ना। अब देखो आग लगने की ज़रूरत क्या होती है, अगर आग लगने के लिए यानी दहन होने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, यानी कह सकते हैं दहन होने के लिए, है ना, दहन या तो इसे कह सकते हैं आग, ठीक है ना, दहन होने के लिए यानी आग लगने के लिए, है ना, दहन होने के लिए, है ना, के लिए आवश्यक शर्त यानी क्या क्या होना चाहिए। आवश्यक शर्त मतलब आग लगने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है,
देखो, तो पहला जो होती है आवश्यकता होती है कि दहनशील पदार्थ होना चाहिए। क्या होती है? दहनशील पदार्थ, है ना, दहनशील पदार्थ का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दहनशील पदार्थ का होना चाहिए। जैसे कागज़ होना चाहिए, लकड़ी होना चाहिए, प्लास्टिक होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, ये सब जो चीज़, यानी पेट्रोल होना चाहिए, ये सब दहनशील पदार्थ है ना। यानी कागज़ को होना चाहिए, है ना, कागज़ होना चाहिए, है ना, पेट्रोल होना चाहिए, जो दहनशील पदार्थ है, ठीक है, समझिए, वो होना चाहिए। आग लगने के लिए शर्त क्या क्या होना चाहिए? तो आपको चाहिए पहले दहनशील पदार्थ, ठीक है। चलो, दूसरी क्या होनी चाहिए कि, है ना, पोषक, पोषक पदार्थ होना चाहिए। पोषक पदार्थ मतलब यानी आग लगने में सहायता देती है, यानी इसे कह सकते हैं आग, है ना, आग लगने में, है ना, सहायता, है ना, सहायता देता है, ठीक है, देता है। तो कौन कौन देता है सहायता? तो सहायता देता है ऑक्सीजन, तो सबसे नंबर पे आएगा सहायता देने के लिए, है ना, कि है ना, चलो भाई लड़ाई लो, इसको मारो, है ना, वो सबसे पहले दौड़ के आएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद नाइट्रोजन भी आग लगने में सहायता देता है, क्लोरीन भी आग लगने में सहायता देती है, सब गैस, ठीक है। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन, तो ये सब क्या हो गया? सहायक गैस है जो आग लगने में सहायता देती है, ठीक है। चलो, और क्या होना चाहिए? और तीसरा आपको होना चाहिए ज्वलन ताप, है ना, ज्वलन ताप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्वलन ताप। अब ये ज्वलन ताप क्या आएगा? नया वर्ड। तो ज्वलन ताप उसे कहते हैं वैसा ताप जो किसी वस्तु को कम से कम, है ना, यानी वह न्यूनतम ताप जिससे कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर देता है, वह न्यूनतम ताप, देखो, वह, है ना, वह कम से कम ताप, वह न्यूनतम, है ना, है ना, वह न्यूनतम ताप, है ना, जिस पर कोई वस्तु जलना शुरू करता है, है ना, शुरू करता है, उससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ज्वलन ताप बोलते हैं, उससे क्या बोलते हैं? ज्वलन ताप। जैसे लकड़ी होती है, तो लकड़ी एक, चलो मान लो क्या, सूखी लकड़ी है ना, और एक भींजी हुई लकड़ी है, तो ज्वलन ताप किसका सबसे कम है? ज्वलन ताप सबसे जल्दी कौन लहरेगा? आग कौन है? एक भींगी हुई लकड़ी है और एक जली हुई एक क्या है? सूखी लकड़ी है, तो कौन जल्दी आग पकड़ लेगी? तो सूखी लकड़ी है, उसमें आग लग जाएगी, यानी कहेंगे कि सूखी लकड़ी का ज्वलनताप बहुत ही कम है। क्या है? यानी वो जड़ी से उसको आग देंगे बस तुरंत पकड़ लेगी सूखी लकड़ी। लेकिन जो भींगी लकड़ी है, अगर उसको आग हम बहुत ज़्यादा देंगे तब जाकर वो जाकर पकड़ेगा, है ना, आग लगेगा उसमें। उसी तरह से अगर मान लिया गोईठा ले लिया, एक भींगा हुआ गोईठा है और एक सूखा गोईठा है, तो सूखा गोईठा में जरा सा उसको आग देंगे तो वो लहर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ज्वलनता बहुत ही कम है। क्या है? बहुत ही कम है, ये तुरंत लहर जाएगा। उसी तरह से अगर जो भींगा हुआ लकड़ी है उसमें, भींगा हुआ जो गोईठा है उसमें आग ज़्यादा देंगे तब जाके पहले तो धुआं देगा, धुआं देने के बाद जो उसमें पानी है वो वाष्प बन के उड़ेगा, तब जाकर वो गोईठा सूखेगा, तब जाके आग लहरेगा। यानी उसमें ज़्यादा आग देंगे तब जाके आग लहरेगा। यानी कह सकते हैं कि भींगी हुई वस्तु का ज्वलन ताप बहुत ज़्यादा होता है ना। यानी भींगी हुई वस्तु का, देखो, है ना, भींगी वस्तु का, है ना, ज्वलन ताप ज़्यादा होता है ना। इसको ज़्यादा आग देंगे तब जाके लहरना शुरू कर देता है ना। उस तरह से, है ना, यानी सूखी वस्तु का, है ना, सूखी वस्तु का, है ना, ज्वलन ताप क्या होता है? कम होता है। इसको कम ही, जैसे सलाई छोटा है ना, सलाई का एक तिल्ली है, सलाई को जैसे, क्योंकि छोटा होता है, सलाई के जो उसमें सलाई जो उसमें मसाला जो भरा होता है, फास्फोरस होता है, उसको जैसे लगड़िएगा ना जरा समय, वो आग पकड़ लेता है, क्योंकि उसका ज्वलन ताप और सबसे कम होता है, इसलिए वो जल्दी आग पकड़ लेता है। ठीक है, समझे कि नहीं? तो ज्वलन ताप होती है। और ज्वलन ताप देखो कैसे, ज्वलन ताप अगर मान लो हम लोग किसी ज्वलन ताप किसी को बढ़ाना है तो उसको भिगा दीजिए, ज्वलन ताप बढ़ जाए, ज्वलन ताप बढ़ जाएगा। ठीक है ना। जैसे क्या हो, ये कि
शराब में भी आग पकड़ लेती है। तो अगर मान लिया हम कपड़ा पे, जैसे पिक्चर में आप देखोगे फिल्म में कि है ना, कोई भी व्यक्ति है ना अपने आप पे है ना पहले तो भींगा रहेगा, उस पर क्या शराब डाल लेगा, शराब डालने के बाद वो सलाई मार लेता है, तो वो लहर जाता है। और लहरता कब, जब तक क्योंकि इस कपड़ा पे यानी उसके हाथ, क्योंकि भींजा, उसका हाथ भी भींजा हुआ है और उस हाथ पे पानी भी रहेगा और पानी के ऊपर रहेगा शराब, ठीक है ना, पानी के ऊपर शराब रहता है। तो शराब क्योंकि पानी के ऊपर है, क्योंकि हाथ पहले है उसके बाद पानी है, क्योंकि पानी जो होता है वो शरीर में टच रहता है, शराब शरीर को टच नहीं करता है ना, क्योंकि पानी को टच नहीं करता, क्योंकि पानी से हल्का होता है शराब, इसलिए पानी उसको ऊपर कर देगा। तो अब यहाँ पे आग पकड़ लिएगा, तो जितना देर तक यहाँ पे शराब रहेगा ना वो जल जाएगा, क्या होगा, वो जल जाएगा और फिर वो अपने आप बुझ जाती है कि नहीं। तो ज्वलन ताप ऐसे करते हैं। तो पिक्चरों में ज्वलन ताप के लिए है ना ऐसे प्रयोग करते हैं। ज्वलन ताप को बढ़ाना है, ज्वलन ताप को घटाना है, अगर किसी को ज्वलन ताप को कम करना है तो उसको सुखा दीजिए, बढ़ाना है तो उसको भिंगा दीजिए, ठीक है। तो आग लगने के लिए ये सब शर्तें होनी चाहिए। अगर कहीं पे आग लग जाती है और इसमें से किसी भी एक वस्तु को अगर आप हटा दीजिएगा तो वहाँ पे आग पे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे मान लो वहाँ पे जैसे किसी पुआल में आग लग गया है, ठीक है। अब पुआल में आग लग गया है तो वहाँ पे भाई खुले आसमान में भी है, तो उसको अब हवा को तो आप बंद नहीं कर सकते हैं, है ना। वहाँ पे ज्वलंत क्योंकि वो सूखी हुई है, अगर पुआल सूखी हुई है तो उसमें फिर पानी डालिए, तब वो उसकी ज्वलन ताप बढ़ जाएगा, तो आग वो कंट्रोल हो जाएगा। हो सकता या तो आप वो नहीं कीजिएगा, अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो फिर पुआल को हटा दीजिए, क्योंकि अगर इन तीनों में से किसी एक को अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो वो आग पे फिर कंट्रोल कर लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू।